भारतीय कॉमर्स के विद्यार्थियों के को सभी को मेरा गुड मॉर्निंग। और बच्चों, कल हम गुडविल के बारे में पढ़ा था, और जो गुडविल के बारे में मैंने आपको सारे पॉइंट बताए कि व्हाट इज द गुडविल, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, एंड क्या नाम है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि जो एग्जिस्टिंग यानी कि जो वर्तमान साझेदार हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में परिवर्तन हो जाए। तो अब तक का मैंने ये बताया था, और एक मैंने आपको ये भी बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय सैक्रिफाइस रेशो। सैक्रिफाइस रेशो बच्चों, ओल्ड रेशो में से यदि न्यू रेशो घटा दिया जाए वो इज इक्वल टू सैक्रिफाइस रेशो, त्याग अनुपात के बराबर होता है। और इसका मैंने सारा आपको एक ब्यौरा भी बताया था, सूत्र यानी कि फार्मूला भी दिया था, और बुक में भी लिखा हुआ है ये। सभी बच्चों, यदि किसी के पास बुक नहीं है तो पुरानी खरीद सकते हैं। तो जैसे अब अपना लेसन नंबर 3 था बच्चों, अकाउंटेंसी का क्वेश्चन नंबर 7 था। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ख्याति का वर्गीकरण क्या है, ख्याति का वर्गीकरण। बच्चों, जो ख्याति है, टू टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ख्याति का दो प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। एक तो होती है अपनी परचेज ऑफ गुडविल, यानी कि क्रय की गई ख्याति। क्रय की गई ख्याति से बच्चों हमारा अभिप्राय ऐसी ख्याति से होता है जिसको हम नगद पेमेंट यानी कि नगद भुगतान करके खरीदते हैं। माने कि कोई व्यापारी यदि एक दुकान मार्केट में खरीदता है, यदि उसकी मार्केट वैल्यू यानी कि जो खरीद है यदि वो 8 लाख रुपए है, मार्केट का यदि सर्वे किया जाए वहाँ पर जो उसका जो प्राइस है वो 8 लाख रुपीज़ है, और यदि व्यापारी उस दुकान के 12 लाख रुपए देता है, जो 12 लाख माइनस 8 लाख इज इक्वल टू 4 लाख, यानी कि मार्केट वैल्यू से ज़्यादा दिए जो उसने 4 लाख रुपीज़, वो इज इक्वल टू परचेज ऑफ गुडविल, यानी कि उसने नगद खरीदी गई है। परचेज ऑफ गुडविल है जिसको हम नगद में खरीदते हैं, नगद पेमेंट यानी कि कैश पेमेंट, नगद भुगतान किया जाता है इसके बदले में। तो ये होती है बच्चों अपनी क्रय की गई ख्याति, क्रय की गई ख्याति यानी कि परचेज ऑफ गुडविल अपनी क्रय की गई ख्याति। और जो दूसरे प्रकार की ख्याति होती है वो है सेल्फ जनरेशन गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, यानी कि स्वयं उत्पन्न हुई, स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति। कई बार बच्चों जो भी व्यापारी व्यापार करते हैं, व्यापार जैसे जैसे बढ़ता रहता है, समय बीतता जाता है, ग्राहक बढ़ते रहते हैं, मार्केट वैल्यू बढ़ती रहती है। कई फर्में ऐसी होती हैं उनका प्रोडक्ट यानी कि जो उनका जो उत्पाद है वो मार्केट में फेमस हो जाता है। तो बच्चों जो सेल्फ स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति जो होती है, सेल्फ जनरेटेड जो गुडविल होती है, स्वयं उत्पन्न की गई ख्याति होती है, वो हम एक व्यापारी स्वयं समय के हिसाब से जैसे जैसे समय बीतता जाता है, या व्यापारी ईमानदार है बहुत ज़्यादा, या उसके ग्राहक ज़्यादा हैं, या उसके व्यापार की मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, या वो ग्राहकों को 100% सर्विस देता है, अच्छी बढ़िया गुड सर्विस देता है। तो जैसे जैसे व्यापार यानी कि व्यापार पुराना होता जाएगा तो वैसे वैसे उसकी गुडविल बढ़ती जाएगी। जैसे आपने देखा होगा बच्चों, कोई मार्केट में कोई दुकान है, जैसे जैसे वो पुरानी हो जाती है तो उसकी गुडविल यानी कि अपने आप बढ़ती रहती है, यानी कि उसके ग्राहक बढ़ते रहते हैं। तो ग्राहक बढ़ेंगे तो बिक्री भी बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगी तो लाभ बढ़ेंगे, अगर लाभ बढ़ेंगे तो बच्चों गुडविल, स्वाभाविक सी बात है कि ख्याति बढ़ेगी उसकी। अगर ग्राहक बढ़ गए तो दैट मीन्स गुडविल है, यानी कि ग्राहक और गुडविल दोनों पॉजिटिव यानी कि धनात्मक, दोनों यदि यदि ग्राहक इंक्रीज होंगे तो गुडविल बढ़ेगी, यानी कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द गुडविल एंड कस्टमर्स। और इसके बाद अच्छा, ये था बच्चों आपके दो मैंने बताए, यानी कि व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट मैंने आपको परचेज ऑफ गुडविल, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन बताई। सेकंड मैंने आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताई सारी। तो ये दोनों पॉइंट, परचेज ऑफ गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द
नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी कि जो ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है, व्हाट इज द नीड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है। इसके बाद आंसर है बच्चों इसका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो वर्तमान साझेदार हैं उनका लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाए तो गुडविल मापना पड़ेगा। जैसे माना कोई ए भी एक फर्म में साझेदार हैं और पहले उनका 2/1 रेशो है और फिर उनका रेशो 3/1 हो जाता है। ओल्ड रेशो क्या था उनका, ओल्ड रेशो था उनका, ओल्ड रेशो मान लो उनका ए भी साझेदार है, ओल्ड रेशो उनका 2/1 है और फिर न्यू रेशो उनका 3/1। तो इस प्रकार से जब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी कि वर्तमान साझेदारों में तो गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता होगी। और जो सेकंड है बच्चों वो है व्हेन न्यू पार्टनर एंटर, जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो गुडविल के मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि जो पुराने साझेदार हैं वो ये कहेंगे कि वे जो नया साझेदार है उसको एकदम से आने के बाद प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया है तो इसके बदले में वो कुछ कंसिडरेशन चाहते हैं, और जो कंसिडरेशन है, जो प्रतिफल है, वही गुडविल होगा बच्चों। या तो नया साझेदार उनको प्रीमियम फॉर गुडविल नगद ला करके देगा, ऐसा उनका एग्रीमेंट हो जाता है। जो भी जैसा भी उनकी स्थिति एग्रीमेंट पे डिपेंड करता है कि कितना वो प्रीमियम लेके आता है, 50,000 लेके आता है या 80,000 लेके आता है, तो उसको एक बार हम फिर उसको जो पुराने साझेदार हैं वो सैक्रिफाई में बांट लेते हैं फिर प्रीमियम फॉर गुडविल को। और जो थर्ड पॉइंट है वो है व्हेन एनी पार्टनर रिटायर्ड और डेथ, जब कोई नया साझेदार अवकाश ग्रहण कर देता है या नया साझेदार की मृत्यु हो जाती है, अवकाश ग्रहण कर लेता है या मृत्यु हो जाती है बच्चों, तो तब भी गुडविल का मूल्यांकन करना पड़ता है। क्योंकि जब कोई साझेदार है, यदि बाय द वे उसने 5 साल तक फर्म में काम किया या फिर वो रिटायर हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो रिटायर होने के बाद भी वो ये कहेगा कि मैंने भी इतने साल फर्म में काम किया है, तो वो गुडविल में शेयर मांगेगा, शेयर इन गुडविल की डिमांड करेगा, गुडविल में उसको हिस्सा देना पड़ेगा। और वो हिस्सा बच्चों किस में देंगे, गेन रेशो में देंगे वो हिस्सा। और जो गेन रेशो किसके बराबर होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो ये था बच्चों। और इसी प्रकार से कोई साझेदार डेथ हो जाती है, और इस प्रकार से यदि किसी साझेदार की डेथ मृत्यु हो जाती है तब भी उसको गुडविल में हिस्सा देना पड़ेगा। गुडविल में हिस्सा उसको भी वही गेनिंग रेशो है, जैसे रिटायर हुआ है कोई साझेदार और फिर या मृत्यु हो जाती है तो उसको भी गुडविल में हिस्सा देना पड़ेगा गुडविल में। इसके बाद इसके बाद बच्चों व्हेन फर्म और सेल, जब फर्म को बेच दिया जाए, तो फोर्थ पॉइंट है जब फर्म को बेच दिया जाए तो तब भी गुडविल का मूल्यांकन करना पड़ेगा कि भाई इस बिजनेस की ख्याति कितनी है, तो उसका भी मूल्य हम देंगे। यदि हम किसी व्यापारी को सेल करेंगे, जो भी XYZ को जिसको हम बेचेंगे अपनी फर्म, उससे भी हम अपना शेयर मांगेंगे व्हेन फर्म और सेल। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है व्हेन फर्म अमलगामेशन टू एनी फर्म, व्हेन फर्म अमलगामेशन टू एनी फर्म, जब कोई फर्म है दूसरे के साथ एकीकरण हो जाए, यानी कि उसको दोनों को जोड़ दिया जाए, अमलगामेशन दोनों को जोड़ दिया जाए, यानी कि दोनों को इकट्ठा कर दिया जाए। माना कि कोई XY फर्म है और फिर उसका जो अमलगामेशन है, उसका जो एकीकरण है वो YZ फर्म के साथ कर दिया जाए, तो अपनी जो नई फर्म क्या बन गई, ABYZ। तो इस प्रकार से जब दो फर्मों का आपस में अमलगामेशन सम्मिश्रण हो जाए, दोनों इकट्ठी हो जाए, मिला दिया जाए, उनके एसेट्स एंड लायबिलिटीज मिला दी जाए, तो दोनों का बच्चों उस स्थिति में गुडविल पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा और उसका भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये था बच्चों गुडविल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी, मैं कल भी बताया था और मैं आज भी बता रहा हूँ कि जो गुडविल है, गुडविल का पार्टनरशिप में अपने आने वाले 2-3 चैप्टर हैं जो
अपने आने वाले 2-3 चैप्टर हैं जो उसमें गुडविल का रोल है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बार बार गुडविल पढ़ाने हैं, बार बार गुडविल। इसका कोई रीज़न है उसके पीछे, वो बच्चों आपको पता लगेगा कि गुडविल क्यों क्यों सर ने इतना मतलब इतने ध्यान से पढ़ाया, बार बार वही क्वेश्चन, बार बार फिर गुडविल के बारे में। तो उसका एक मुख्य कारण है कि जो मेन रीज़न है वो आने वाले चैप्टर में काम आएंगे, और इसका एक बार क्लैरिफिकेशन बिल्कुल होना चाहिए सभी बच्चों को, गुडविल के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो ये था बच्चों आपका ये काम, ये आपने सारा पढ़ना है ध्यान से। बुक्स भी होगी आपके पास, यदि उसमें से आप नोट कर सकते हैं।